बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक सब टॉपिक, यानी कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। लेट मी स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, here comes discovery of electrons, या discovery of cathode rays. How the cathode rays are discovered and who discovered, what was the construction of that experiment, the apparatus used in it, and what was the condition, examples with further experiments, and who gave the name to cathode rays and electron. So first of all, 1887 में जे थॉमसन ने जो है वो ये डिस्चार्ज ट्यूब जो आपको यहाँ पर एक पूरी नज़र आ रही है ये बनाई। इसमें उसने जो है वो हाई वोल्टेज दिया। हाई वोल्टेज देने के बाद पहले आप सुन लें कि असल हुआ क्या। हाई वोल्टेज जब उसने दिया तो ये जो कैथोड है इस तरफ, इसके अंदर से जो है कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स इस तरह से साथ मिल के गए कि वो एक रे की शक्ल में इख्तियार उन्होंने कर ली। ठीक है, वो गए कहाँ से, कैथोड से। किस तरफ गए, एनोड की तरफ। एनोड पर जाके उन्होंने जो है उसकी ऊपर जो है ग्रीन फ्लो दिया उन्होंने। ठीक है, ये एक पूरी डिस्चार्ज ट्यूब थी, इस तरह की वैक्यूम का पंप है और इसको हाई वोल्टेज जो है वो इस तरफ दिया गया। सबसे पहले जो है कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। दो मेटेलिक रोड है, एक कैथोड है, दूसरा एनोड है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ये पूरी कैथोड रे के अंदर जो है यहाँ पर एक गैस, एयर या वेपर कह सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का इनसाइड द ट्यूब। कंडीशन क्या थी, सबसे पहली कंडीशन ये कि हाई वोल्टेज चाहिए। कितना, 5000 to 10,000 वोल्ट। उसके अलावा हमें यहाँ पर लो प्रेशर चाहिए। लो प्रेशर क्यों, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर भी और प्रेशर के ऊपर भी। वोल्टेज और प्रेशर का जो लिंक है वो इन्वर्स है। ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो प्रेशर शुड भी कम। कितना कम, किस रेंज तक कम, आपने इसको 0.01 टोर तक लेना जब आपको 5000 to 10,000 वोल्ट चाहिए हो। तो इस कंडीशन के अंदर जो है गैस जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। अगर आप इससे भी कम लेते हैं ना टेम्परेचर, इससे भी कम लेते हैं आप प्रेशर, तो ओरिजिनल ग्लो जो है ये जो यहाँ पर ग्रीन है आ रहा है आपको नज़र, ये डिसअपीयर हो जाएगा। और मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स जिसको उसने जो है टकराने के बाद आयंस बनाया था वो भी जो है वो सीज हो जाएगी, यानी कि फिर वो नेक्स्ट फर्दर मूवमेंट नहीं करेगी। आपने लो प्रेशर लेना है, लेकिन जितनी रेंज तक उन्होंने कहा है, अगर आप उससे कम लेंगे तो फिर भी सारा प्रोसेस रुक जाएगा। लेकिन अगर आप एक आम प्रेशर ले लेते हैं, जैसे हमारी एटमॉस्फेयर का 760 टोर है, तो ये बहुत ज़्यादा होगा इस डिस्चार्ज ट्यूब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ये वाला ऑर्डिनरी प्रेशर लेंगे तो गैस इफेक्ट नहीं होगी, करंट यहाँ फ्लो ही नहीं होगा। मेनली आपने जहन में ये रखना है कि करंट कब फ्लो होगा, जब यहाँ पर हाई वोल्टेज होगा और लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो होगा तो उसकी वजह से कैथोड से कुछ रेज निकलेंगी जिन्हें कैथोड रेज कहा जाएगा। ग्लो इसका ग्रीन होता है, लेकिन ये ग्लो डिपेंड भी कर रहा होता है कि ये जो यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि ये वाली जो वाल्स है ना गिलास की, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब की ये वाल है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है कि ग्लो किस तरह का होगा। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आजकल मॉडर्न के अंदर जो है वो नियॉन साइन की आ जाती है। फर्दर जो है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए फेरेडे और क्रूक्स ने। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए डिफरेंट गैसेस के ऊपर तो सेम थिंग वाज डिस्कवर्ड कि वही इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें कैथोड रेज कहा गया था दे एमिट। ओके, सो 1886 के अंदर इन रेज को पहले से ही जो है वो स्टोनी ने नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये कह लें कि उसने जो है एक सरसरी सी बात की थी, जे थॉमसन ने उसको प्रूव किया और फेरेडे और क्रूक्स ने उसके ऊपर फर्दर जो है वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसको जो है बहुत मतलब इसकी, यानी कि ये आप ये कह सकते हैं थ्योरी से ला बना दिया। इस तरह से आप जैसे हम समझते हैं कि एक थ्योरी होती है उसके बाद वो ला बनता है, तो वो वाला जो है फर्दर एक्सपेरिमेंट से हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। इसमें सबसे पहली और सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर 1895 में जब जे पेरन, ठीक है, एक साइंटिस्ट था, उसने मैग्नेटिक फील्ड से एक रे गुजारी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है ना, उसका काम सिर्फ यही होता है कि जो भी रे आ रही है उसको डिफ्लेक्ट करवाना। तो उसने ये देखा कि वहाँ से जो रे आ रही थी वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगी एट पॉइंट 2। 1897 में जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से एक्सपेरिमेंट किया तो उसने ये देखा कि पॉजिटिव की तरफ मूव कर गई वो। इसके अलावा जे थॉमसन ने इन दोनों इफेक्ट को कंबाइन करके जब अप्लाई किया तो वो किसी तरफ भी नहीं गई, सीधी चली गई, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट ग्लो। हम पहले पढ़ चुके हैं ग्रीन फ्लो देता है, और इसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके हैं इसका ग्लो जो है कंपोजिशन ऑफ ग्लास पे भी डिपेंड करता है। और ये ग्लो देता है रेयर अर्थ्स के अंदर। ठीक है, जो रेयर अर्थ
हैं 17 मेटल एलिमेंट्स उनके अंदर और मिनरल्स के अंदर। एलुमिनियम के लिए ये रेड ग्लो देता है अगर एलुमिनियम इसके पाथ में यहाँ पर रख दिया जाए, और टिन के लिए येलो। इसको याद करने का तरीका, यहाँ मैंने आरती लिखा हुआ है, ठीक है, इट्स इंडिया का जो वर्ड है आरती। तो अली मद्दा से आप एलुमिनियम कर ले, आर से रेड, रे से रेड, ठीक है, टे से टी से टिन, और छोटी है वाई येलो, ठीक है। इस तरह से आप इन दोनों तीनों टर्म्स को चारों को याद कर सकते हो आरती के वर्ड से निमोनिक के तौर पर। रिड्यूसिंग इफेक्ट का जाता है हमारे पास नेक्स्ट। अब ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, जो नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं ना वो दूसरे के अंदर जब खुद ऐड होते हैं तो तब भी ये न्यूट्रल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरे के लिए जो है रिडक्शन का काम करते हैं और ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर एक्ट करते हैं। आयनाइजेशन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो भी गैस होगी उसके साथ ये टकराएंगे और उसको आयनाइज कर देंगे। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है पेनिट्रेशन। आपने याद रखना है आयनाइजेशन और पेनिट्रेशन ये दोनों एक दूसरे के जो है वो ऑपोजिट टर्म्स हैं। जो ज़्यादा आयनाइजिंग पावर रखेगा उसके अंदर पेनिट्रेशन की पावर कम होगी। इसके अंदर कुछ हद तक पेनिट्रेशन है, आयनाइजेशन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और पेनिट्रेशन कुछ हद तक है। सिर्फ मेटालिक शीट, एलुमिनियम या गोल्ड, एल या एयू फॉइल, इनके अंदर जो है ये पेनिट्रेट कर जाता है, धंस जाता है अंदर, यानी कि इनके अंदर खुद धंस जाता है, वरना आयनाइजेशन होती तो वो उस गैस को ही आयनाइज कर देता। नेक्स्ट 6 पॉइंट हमारे पास आ जाता है शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक और ट्रांसपेरेंट में क्या फ़र्क होता है? जो एक सॉलिड चीज़ होगी जिससे लाइट आर पार नहीं जा पाएगी वो होगा ओपेक, और ट्रांसपेरेंट से लाइट आर पार जा पाएगी। तो अगर यहाँ पर ओपेक ऑब्जेक्ट इसके यहाँ पर जैसे मैंने रखा हुआ है, ये देखें आप, तो इसका शेडो जो है ये बन गया, ठीक है, साया बन गया इसका, जब कैथोड रेज इसके ऊपर फॉल की। 1869 में हिटोफ एक साइंटिस्ट था जिसने कहा था, यानी कि ये अब जे थॉमसन ने नहीं किया, ये जो नेक्स्ट अब एक्सपेरिमेंट्स चलते जा रहे हैं सब इसके बारे में डिस्कवरी कर रहे हैं, तो ये वो काम हो रहा है अब, ठीक है। उसने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा इसके पाथ में, इसने शेडो बनाया। उसने इसे रिज़ल्ट ये दिया कि ये जो लाइंस हैं ये कैथोड रे के परपेंडिकुलर है। ये है कैथोड, सॉरी ये जो कैथोड के परपेंडिकुलर, रेज के नहीं सॉरी, ये है एक कैथोड और ये रे, तो यहाँ पर 90 का एंगल बन गया ना। तो उसने भी यही कहा कि ये जो परपेंडिकुलर मूव कर रही है, और दूसरी बात ये सीधी मूव कर रही है बिल्कुल, अगर इस तरफ ऊपर को भी जा रही है तो सीधी जा रही है, ऐसे 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 होकर नहीं जा रही है, ठीक है। 7th पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है एक्सरेज। एक्सरेज का आ जाता है कि जब कैथोड रे एनोड के ऊपर जो है वो फॉल करती है, एनोड भी कौन सा, जिसका लार्ज एटॉमिक मास हो। हम ये बात जो है ये हम अपनी फिजिक्स की बुक में भी पढ़ चुके हैं, फिजिक्स की, ठीक है। कैसे? क्योंकि वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जब एक्सरेज वहाँ पर प्रोडक्शन होती है ना एक्सरेज की, तो दो तरह के एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, एक कंटिन्यूस और एक करेक्टरिस्टिक। अब ये तो हम फिजिक्स में ही देखेंगे इनका क्या डिफरेंस है। यहाँ पर जो हो रही है ना इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से करेक्टरिस्टिक एक्सरेज आ रही है हमारे पास। 8th पॉइंट हमारे पास ये है कि प्रोडक्शन ऑफ हीट। कैथोड रेज या कैथोड जब वो निकलता है कॉनकेव कैथोड से, तो जब भी वो किसी प्लैटिनियम या कोई भी मेटल के ऊपर फॉल करेगा तो उसकी वजह से हीट की प्रोडक्शन होगी, मस्ट। नेक्स्ट 9th पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है ड्राइविंग ऑफ स्मॉल पेडल। अब ये देखिए एक पहिया सा है यहाँ पर बना हुआ, ये रेज जब इसके ऊपर टकराएंगी तो ये इसको घुमा देंगी, यानी कि टक्कर लगाएंगे। इनका ये मतलब इसने एक्सपेरिमेंट से ये शो हुआ कि इन रेज के पास मोमेंटम है, और मोमेंटम किन के पास होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं, जो रेज नहीं होती, ठीक है। तो उसने ये कहा था कि इनके पास जो है वो मोमेंटम है और डेफिनेट वेलोसिटी और मास है, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला ये है P=mv। तो यहाँ से ये बात भी हमारे पास आ गई। नेक्स्ट ई ओवर एम वैल्यू। ई ओवर एम वैल्यू क्या है? चार्ज टू मास रेशो। कैथोड रेज के अंदर जो है स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई ओवर एम वैल्यू जो है नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जिस तरह पॉजिटिव रेज की नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है ना, उस तरह से इसकी नहीं करती। उसकी क्यों करती है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज इट जस्ट द वैल्यू असाइन टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो ई ओवर एम वैल्यू है ना, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही बताती है, यानी कि यहाँ हम जो भी ई ओवर एम वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो वो सिर्फ जैसे कि पॉजिटिव रेज है ना, यहाँ पे गैस होती है उसके साथ वो टकराते हैं, तो हर गैस के लिए अलग अलग से पॉजिटिव रेज निकलती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम ही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबका साझा है, वो सेम है, तो इसीलिए ई और एम वैल्यू सबकी सेम रहेगी। और वो कितनी होगी ये भी जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया। उसने कहा कि इसकी वैल्यू है 1.7588 कूलम पर केजी। अगर पर केजी ना लिखा हो वहाँ पर तो आपने जो है इस वैल्यू को चेंज करना है, फिर किलोग्राम ऊपर चला जाएगा, वो 0.01 में चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके ऊपर चार्ज क्या होता है?
-1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये मिलीगन मेथड से आई थी हमारे पास। रिलेटिव चार्ज इसके ऊपर -1 होता है, ठीक है। मास जो है अगर हम केजी के अंदर वो देखें तो वो हमारे पास ये आ गया। अगर ग्राम में हो तो आपने इसको -28 कर लेना, ठीक है। वो अब आपने खुद करना है। मास AMU के अंदर पूछा हो तो 5.4 इंटू 10⁻⁻4। ये कैसे आया हमारे पास? इसके हमारे लिए इसके पास भी जो है वो इक्वेशन है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब ये सारा एक्सपेरिमेंट हो गया और इन द लास्ट जो है, इन द लास्ट हम ये कह सकते हैं कि उसने क्या कंक्लूजन दिया। थॉमसन ने ये कहा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि तमाम एटम्स उनके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनकी E/M वैल्यू जो है वो सेम है। E/M वैल्यू सेम होने की वजह से उसने ये कहा तमाम कोई भी एटम विदाउट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आयन की बात अलग है, उसने एटम की बात की है, ठीक है। चलिए आज हमने ये सारा कुछ पढ़ा है। अगर कोई पॉइंट आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।